मेरा नाम अंशिका है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 5 भाई बहन थे, 3 भाई और 2 बहनें। मैं अपने सारे बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और सबकी ही लाडली थी। सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अभी पढ़ाई कर रही थी। मुझसे 2 साल बड़ी मेरी एक बहन थी, उसका नाम श्वेता था। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स की तरह रहते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, जबकि मेरे तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। मेरी 3 भाभियां भी थीं। मेरे सबसे बड़े भैया 37 साल के थे। उनके 2 बच्चे भी थे और उसके बाद तो हम सभी बड़े भैया से छोटे थे। हालांकि मेरी मम्मी की उम्र भी लगभग 60 साल की थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि माँ की 60 साल की उम्र में भी हमारे घर में एक ऐसी परेशानी आ जाएगी जो हम लोगों को शर्मिंदा करके रख देगी। ये तो कुदरत का करिश्मा था। शायद भगवान यही चाहता था। वैसे जो भी वो करता है, जो वो चाहता है, सिर्फ वही होता है। हम या आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे भी हमारे समाज में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सिर्फ दुनिया की शर्म और लिहाज में हमने खुद पर थोप रखा है, और हम न सिर्फ खुद भी इन सारी बातों से तंग होते हैं, बल्कि अपने इधर उधर वालों को भी इस मुश्किल का शिकार बना देते हैं। हमारे लिए इस दुनिया में इस जमाने के बनाए हुए कानून, भगवान के बने हुए कानून और उसके नियम से ज्यादा मायने रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ही उन्हें खुद की तरफ से ज्यादा वैल्यू दी है, जो कि हमारे लिए जरूरी हो चुके हैं। और इसी सब की एक सच्ची घटना पर आधारित एक मिसाल और एक कहानी जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ कहीं और की कहानी नहीं, बल्कि मेरी असल अपनी फैमिली की कहानी है, जो कि मेरे ही घर में देखी गई है। जब अचानक मेरी 60 साल की माँ की तबीयत खराब होने की वजह से उनका चेहरा पीला हो गया और वो अपनी इस खराब तबीयत को लेकर बिस्तर से लग गईं। मैंने जब देखा कि माँ की अचानक इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि उनके चेहरे का रंग भी बदल गया है, तो मैंने घबराकर अपने भाइयों को बुलाया। मेरे तीनों भाई भी जब दौड़ते हुए माँ के कमरे में आए तो उन्हें देखकर वो भी फिक्रमंद हो गए थे, और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर माँ को अचानक से क्या हो गया है। हालांकि इससे पहले इतनी उम्र आने के बावजूद भी मेरी माँ की तबीयत खराब नहीं हुई थी। मेरी माँ इतनी उम्र में भी बहुत फुर्तीली थी और घर के सारे काम फटाफट कर लिया करती थी। अब वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, लेकिन हमारी किसी बात पर वो जवाब नहीं दे रही थी, सिर्फ सर झुकाए रही। पापा तो घर पर नहीं थे। हम लोग घबरा गए थे कि न जाने माँ को क्या हो गया है, लेकिन माँ थी कि कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो तो मुझे होश में ही नहीं लग रही थी। बड़े भैया ने डॉक्टर को बुलवाने के लिए कहा तो माँ कमजोर सी आवाज में इनकार करने लगी, कहने लगी कि मैं ठीक हूँ, तुम लोग फिक्र मत करो। हालांकि माँ ठीक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। भैया बहुत जिद करने लगे। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए माँ और पापा की भी बहुत करीब थी। इस तरह से माँ की कंडीशन देखकर मैं बहुत घबरा गई थी और मैंने रोना शुरू कर दिया था। पता नहीं मेरी माँ को क्या हो गया था। मुझे उनकी हालत पर अफसोस हो रहा था। तभी पापा भी घर पर आ गए थे। उन्होंने जब हमें घबराया हुआ देखा तो वो भी हैरानी से कहने लगे कि तुम सबको क्या हो गया है, यहाँ एक साथ क्यों जमा हो, क्या कोई बात है? भैया परेशानी से कहने लगे कि पापा देखो ना, माँ कितनी ज्यादा कमजोर हो रही है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। मैं डॉक्टर के पास जाने को कह रहा हूँ तो माँ डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं है। अब आप ही बताओ, हम परेशान ना हो तो क्या करें? पापा भैया की बातों पर हंसने लगे थे। हमने उनको इस तरह से हंसते हुए देखा तो हमें हैरानी हुई थी। माँ की हालत खराब थी और पापा को हंसी आ रही थी, मगर अगले ही पल जब पापा ने हमें माँ की खराब तबीयत की जो वजह बताई, उसे सुनकर तो हम सब भाई बहनों को झटका लग गया था और हमारे होश उड़कर रह गए थे और हमें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सच है। पापा कहने लगे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो माँ बनने वाली है, इसलिए उसकी तबीयत ऐसी हो रही है, इसलिए घबराओ मत, ये तो तुम लोगों के लिए खुशी की बात है। मेरे शादीशुदा और बच्चों वाले भैया इस खबर पर हैरान और शर्मिंदा होकर अपनी पत्नियों को देखने लगे थे। मेरी बहन श्वेता तो गुस्सा होकर अपने पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। भाभियां भी बड़बड़ाने लग गई थी। इस बात की किसी ने भी खुशी नहीं मनाई थी, बल्कि घर में अजीब सी परेशानी फैल गई थी। हम सब भाई बहन कोशिश करने लगे कि इस खबर को लोगों से कैसे छुपाया जाए, क्योंकि हमारी माँ तो खुद ही हमसे मुंह छुपा रही थी और हम लोगों से भी बहुत शर्मिंदा हो रही थी।
अगर हमारे घर में कोई खुश था तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा थे। उनके अलावा हम लोगों में से कोई भी इस बात से खुश नहीं था, बल्कि हम लोगों के चेहरे उदास हो गए थे और मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि ये क्या हो रहा है और क्या किया जाए। मैं खुशी मनाऊं या फिर परेशान हूं। माँ तो अपने बच्चों के ऐसे बिहेवियर पर शर्मिंदा रहने लगी थी जैसे कि वो कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठी हो। मैं अपनी माँ को तसल्ली देना चाहती थी और उन्हें खुश रखना चाहती थी, मगर जो हालात घर के थे मैं भी नहीं समझ पाई थी कि मैं अपनी माँ को कैसे दिलासा दूं। तभी एक दिन अचानक से मेरी बहन श्वेता ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था और वो जोर जोर से चीखने लगी थी। माँ पापा की वजह से कहने लगी कि हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। पूछने पर पता चला कि उसका जिस लड़के के साथ रिश्ता फिक्स था वो लड़का हैरानी से उसे बार बार कॉल कर रहा था। श्वेता रोते हुए कहने लगी कि उसका फियांसे मुकुल जिद कर रहा है कि अपनी माँ से कहो कि वो ये झंझट खत्म कर दे, वरना मैं तो अपनी शादी पर शर्मिंदा हो जाऊंगा कि सास इस उम्र में बच्चा पैदा कर रही है। मेरे रिश्तेदार तो 10 तरह के सवाल करेंगे। श्वेता ने ना तो माँ का लिहाज किया था और ना ही वो अब अपना मुंह बंद रखने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसकी शादी के दिन करीब आ रहे थे और वो अपनी शादी पर इतना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। उसे तो इस बात का डर था कि कहीं उसका रिश्ता न टूट जाए और उसकी शादी कैंसिल न हो जाए, इसलिए शर्म लिहाज रखे बिना ही बोलती चली जा रही थी। उसे सबसे ज्यादा अपनी आने वाली जिंदगी की फिक्र थी। माँ का तो उसकी बातें सुनकर चेहरा फक पड़ गया था और वो अपने हैरान चेहरे से श्वेता को देख रही थी। उसकी इन हरकतों पर पापा गुस्सा करने लगे कि इसमें कौन सा पाप हो गया है, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आखिर किस बात की शर्मिंदगी और किस बात का हंगामा किया जा रहा है? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ने तुम्हारे अंदर की शर्म लिहाज को खत्म कर दिया है। ऐसी शिक्षा से तो अच्छा था कि मैं तुम्हें पढ़ाता ही नहीं। पापा ने पहली बार गुस्से में आज श्वेता को डांटा था, और वरना तो वो हमेशा से ही पापा की लाडली बेटी रही थी। दोनों भैया अपनी जगह पर माँ और पापा का सामना करने से कतराने लगे थे। वो भी अपनी नाराजगी का साफ साफ इजहार कर रहे थे और मैं अपने कमरे में जाकर हॉस्टल की तैयारी शुरू करने लगी थी। मुझे बार बार अपनी माँ का चेहरा याद आने लगा था और मैं बहुत रो रही थी। मेरा दिल दुखी होने लगा था। यही सोच रही थी कि आखिर इसमें माँ पापा की गलती ही क्या थी, और फिर यह हंगामा भी तो नया नहीं था। वो तो ये सब बहुत पहले से ही झेल रहे थे। हमारी फैमिली बहुत बड़ी थी, मगर हम सालों से ही खुशियों के साथ रह रहे थे। लेकिन जब से भैया की शादी हुई थी तो भाभीियों ने जताना शुरू कर दिया था कि माँ पापा इस उम्र में अलग कमरे में रहते हैं। वो हैरानी से कहती थी कि इस उम्र में हमारे सास ससुर तो दिन निकलने पर भी अकेले कमरे में बंद रहते हैं। इतनी बेशर्मी तो हमने अपनी नई नई शादी के दिनों में भी नहीं दिखाई थी। ये शब्द मुझे शर्मिंदा कर गए थे। भैया तो अपनी पत्नियों को टोकने के बजाय शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगे थे। मेरी 3 भाभियां थीं, लेकिन तीनों ही कड़वा बोलती थीं। मेरी बहन श्वेता की एंगेजमेंट हो चुकी थी। वो एक प्राइवेट बैंक में जॉब किया करती थी और मैं बीए फाइनल ईयर के एग्जाम्स दे रही थी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। घर में बड़े भाइयों के छोटे छोटे बच्चे हमेशा शोर मचाए रखते थे। कभी हमारे पड़ोस में रहने वाली हमारी कजिन आ जाती थी तो उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा हंगामा करते थे, और इन सब की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। जिस कमरे में श्वेता और मैं होते वहाँ पर भी भाभियाँ अपने 2 बच्चों को हमारे साथ सुला दिया करती थीं। मेरे घर का माहौल बहुत उलझा उलझा सा रहता था। माँ पापा अलग कमरे में रहते थे, पर कभी कभी भाभियाँ हमें बातें जताती रहती थीं। कभी कहती थीं कि बूढ़े बूढ़ी को भी इस उम्र में इश्क का बुखार चढ़ा रहता है, और कभी कहती थी कि बच्चे जवान हो गए हैं मगर इन लोगों को शर्म नहीं आती, हमेशा कमरे में बंद रहते हैं। मेरे पापा तो 65 साल के सेहतमंद आदमी थे। पापा की उम्र उनके चेहरे से ज्यादा नहीं लगती थी, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ था, इसलिए वो अभी भी ज्यादा बूढ़े नहीं लगते थे। माँ की उम्र 60 के करीब पहुंच गई थी, मगर वो भी ज्यादा बूढ़ी नहीं लगती थी। लेकिन भाभियाँ उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करती रहती थी। पापा पर बोलती रहती थी कि हमारे बूढ़े ससुर की तो अभी तक जवानी ही नहीं जा रही। इतनी बुरी किस्म की जाहिलों वाली बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ जाता था। जबकि मेरी बहन श्वेता वो भी चिड़चिड़ी हो गई थी और माँ से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती थी और उनसे कहती थी कि आप हमारे साथ सोया करो अलग कमरे में। पापा के साथ रहने की भला अब क्या जरूरत है? आपकी ऐसी हरकतों की उम्र नहीं है, और आपको नहीं पता कि आपके घर में जवान जवान बच्चे बैठे हुए हैं, पोता पोती भी है, फिर भी आपको ये हरकत याद आ रही है।
माँ शर्मिंदगी से नजरें चुरा लेती थीं, लेकिन मेरे पापा का रौब तो इस उम्र में भी पूरे घर में रहता था। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि पापा से कुछ कह सके या उनसे किसी भी गलत तरीके की बातें कर सके। जो भी अपना गुस्सा दिखा रहा था वो माँ पर ही दिखा रहा था, क्योंकि माँ सबकी बात को खामोशी से सुन रही थी। पापा तो किसी भी हाल में अपना उसूल बदलने के लिए तैयार नहीं होते थे। घर में काफी सारे चेंजेस आ गए, मगर पापा का एक ही कमरे में मम्मी के साथ रहना अब तक वैसा का वैसा ही था। लेकिन पापा को तो खबर ही नहीं थी कि उनके पीठ पीछे उनके बच्चे और आस पड़ोसी लोग माँ को कैसी कैसी बातें सुना रहे थे। शायद माँ भी पापा से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करती थी। मैंने हमेशा माँ को कम बोलते हुए और सीरियस होते हुए ही देखा था। वो कम उम्र में ही शादी करके हमारे घर में आ गई थी और फिर उन्होंने हमें जन्म दिया था और हमारी परवरिश की थी, अच्छे तरीके से की थी। हम बच्चों के सारे नखरे उठाए थे, मगर आज वही बच्चे उनको सिखाने पर तुले हुए थे कि कैसे रहना है। श्वेता तो कुछ भी सोच समझकर बोलती ही नहीं थी, जो मुंह में आता बोल जाती थी और माँ सर झुकाकर मेरी बहन की सारी नाराजगी भरी बातें सुनती रहती थी। मैं श्वेता को कभी कभी टोक देती थी, जब सारा घर अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी रहा है, फिर मेरी माँ और पापा पर ये पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं कि वो साथ ना रहें। मेरी बहन मुझे डांटकर खामोश करवा देती थी कि तुम खामोश हो जाओ, तुम्हें क्या पता कि ये बात कितनी शर्मिंदगी की बात है। जरा तुम अपने माँ और पापा की उम्र तो देखो, क्या इस उम्र में उन पर ये हरकतें अच्छी लगती हैं? उनकी उम्र देखो और उनके काम देखो। अभी तुम्हारा कहीं पर रिश्ता नहीं हुआ, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। मुझसे पूछो कि मेरा फियांसे मेरी कितनी मजाक उड़ाता है। मैं खामोश हो गई थी। बड़ी भाभी का मायका हमारे मोहल्ले में ही था। उनकी माँ कभी कभी हमारे घर पर आ जाती थी और वो हर बार माँ को हंसते हंसते बातें सुनाने लगती थी। वो विधवा औरत थी, फिर भी कहती थी कि बहन, इस उम्र में हम तो शर्म के मारे अपने पति को देखते तक नहीं थे। बच्चों के पिता भी दूसरे कमरे में रहते थे, क्योंकि सब कहते थे कि अब हम दादा दादी बन चुके हैं, अच्छा नहीं लगता बड़े बड़े पोतों पोतियों के सामने एक ही कमरे में रहना। मेरे पति तो बहुत ही शर्म वाले आदमी थे। मेरी भाभी तो अपनी माँ की ऐसी बातों पर अपने पिता की याद में आंखें भिगो लेती थी, मगर अंदाज में बहुत गर्व होता था। वो लोग दूसरे शब्दों में मेरे पापा को बेशर्म बोलती थी, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकती थी, इसलिए बात को घुमा फिरा दिया करती थी। लेकिन मुझे उन पर बहुत गुस्सा आता था। मेरा दिल चाहता था कि इन लोगों से पूछ लूं, क्या भगवान ने कहा था कि इस उम्र में अलग हो जाना? मगर माँ तो मुझे खामोश रहने का इशारा दे देती और खुद ये सब कुछ खामोशी से सुनकर मुस्कुरा देती थी। कुछ माँ का बिहेवियर भी ऐसा ही था और कुछ वो बीमार थी, इसलिए भी ज्यादा कभी कभी किसी से बहस नहीं करती थी। मेरी माँ को ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, लेकिन वो बीमारों जैसा रिएक्ट नहीं करती थी। दवाई लेती हैं और ठीक हो जाती हैं। भाभी तो अपनी माँ को मना करने के बजाय उनके साथ मिल जाती और कभी कभी मुंह छुपाकर हंसती थी, तो कभी उल्टी सीधी बातें करने लगती थी। मैं उनका ये बिहेवियर बहुत महसूस करती थी। मेरी माँ को भी ऐसी बातों पर उठकर खामोशी से कमरे में जाना ही पड़ता था। मेरी बहन श्वेता माँ से ही लड़ने लगती थी, कहती थी कि अब आप लोगों की वजह से हम लोगों को बातें सुननी पड़ती हैं। जिसके मुंह में जो आता है हमसे वो कहकर चला जाता है। हमें शर्मिंदगी का सामना होता है और चिड़चिड़े शब्दों में बोलती थी। कहती थी कि कभी किसी के बूढ़े माता पिता को इस तरह से एक कमरे में रहते हुए देखा है? हमारे पापा की उम्र बुढ़ापे तक पहुंच गई है, लेकिन अभी तक उन पर जवानी चढ़ी हुई है। हम कुंवारी बेटियों का भी लिहाज नहीं करते कि हमें कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। माँ उसकी बातों पर शर्मिंदगी से कटकर रह जाती थी। मैं हैरानी से अपनी बहन को देखते रह जाती थी। वो अपने माता पिता पर इतना घटिया इल्जाम कैसे कर सकती थी? उसे बस अपनी इज्जत की परवाह थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिस तरह से लोगों से बातें सुन रही है, इस वजह से उसकी इज्जत खराब हो रही है। पापा की तो अलग ही अपनी दुनिया थी। भैया बहाने बहाने से माँ से कहते कि जल्द ही श्वेता की शादी हो जाए तो अंशिका अकेली हो जाएगी, अभी से ही उसके साथ कमरे में सो जाया करो ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। वैसे भी जवान लड़की का अकेले कमरे में रहना ठीक नहीं होता। इससे पहले कि माँ हाँ या ना कहती, पापा पीछे से बोल पड़े थे। कहने लगे कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब रहती है, ब्लड प्रेशर की मरीज है, कब हालत खराब हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अंशिका तो जवान और समझदार है, वो अकेली रह सकती है। मेरे भैया तो अपना गुस्सा पीकर रह जाते थे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन पापा अपनी अलग ही दुनिया में मस्त रहते थे।
उन्हें शायद अपने बच्चों की गलत बातें और लोगों की गलत बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, या फिर सच में वो इस बात से बेखबर थे। मेरे बड़े भैया भी ढंग से किसी से बात नहीं करते थे। वो भी माँ को गुस्सा ही दिखाते थे। कभी तो बहाने से कह भी देते थे कि माँ, घर में मेहमान आया करें तो मेहरबानी करके अपनी बेटियों के साथ उनके कमरे में सो जाया करो, ताकि लोग आप पर उल्टी सीधी बातें ना करें। आपकी फिक्र करता हूँ, इसलिए ही कह रहा हूँ। आप तो जानती हो कि बोलने वाले की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती, इसलिए सावधानी कर ली जाए तो अच्छा है। माँ बेचारी अपने बच्चों की नाराजगी और पति की खुशी के बीच में फंसकर रह जाती थी। मैं बड़े बहन भाइयों को कुछ नहीं कह सकती थी, मगर मेरे दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आता था कि क्या पति पत्नी का रिश्ता और शादी ज्यादा उम्र होने पर भी खत्म हो जाती है। एक बार मैंने अपनी ये परेशानी अपनी एक फ्रेंड को बताई तो वो भी हंसने लगी थी और मुझे छेड़ने लगी कि वाह अंशिका, तुम्हारे मम्मी पापा में तो अभी तक कितना प्यार है। मेरे मम्मी पापा का तो झगड़ा ही खत्म नहीं होता। मम्मी सारा दिन घर के कामकाज से इतनी चिड़चिड़ी हो जाती हैं कि हमारे पापा को सीधा जवाब तक नहीं देती। मेरी फ्रेंड ने ये बात यूनिवर्सिटी की और लड़कियों को भी बताई तो वो सब भी मेरा मजाक उड़ाने लगी थी और मुझे देखकर उल्टी सीधी बातें करती थी। कभी मैं बुरा मान जाती थी तो कभी वो कहती थी, अंशिका, हमारे माता पिता तो जवान हैं, मगर तुम्हारे माता पिता तो इतने बूढ़े हैं, क्या अभी भी वो अलग कमरे में रहते हैं? मैं अपनी दोस्तों के छेड़ने पर खामोश हो जाती थी। मुझे अपने माँ पापा गलत नहीं लगते थे, मुझे उन पर बोलने वाले लोग बुरे लगने लगे थे। न जाने लोग ऐसी बातें क्यों करते थे। घर में इस तरह के हालात, बच्चों का शोर और हर वक्त टेंशन की वजह से मेरी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर होने लगा था। छोटी भाभी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो भैया के ससुराल वाले हमारे घर आए थे और 1-2 दिन रुकने के लिए आए थे, क्योंकि छोटी भाभी का मायका दूर था। भाभी की बहनें माँ और पापा को अलग कमरे में सोता देखकर हम बहनों के सामने मजाक उड़ाने लगी थी और हंसकर कहने लगी कि तुम्हारे माँ पापा भी अजीब हैं, उनका घर मेहमानों से भरा पड़ा है और इतने पोते पोतियाँ हो चुके हैं, मगर वो दोनों अपनी अलग दुनिया बसाए बैठे हैं। वो लोग मेरे पेरेंट्स का खूब मजाक बना रही थी, खूब हंसने लगती और हैरान होती। ये कोई अजीब बात तो थी नहीं, इसमें ना ही कोई हैरान होने वाली बात थी। हम मिडिल क्लास लोगों में ही तो ऐसा नहीं चलता कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें औलाद के साथ ही सोना होता है। हाई क्लास फैमिली में देखा जाए तो सभी के अलग अलग रूम होते हैं और सभी को अपनी अपनी प्राइवेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। शायद वो लोग एक अलग और अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन हम मिडिल क्लास लोग अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखकर उनको एक दूसरे से जुदा करना चाहते हैं, ताकि वो हमारे जवान होने के बाद एक दूसरे से अलग रहें। ऐसा करना तो उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें मरते दम तक मोहब्बत कायम रहती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप को जीते जी ही अलग कर देते हैं। मेरी बहन श्वेता इन सारी हरकतों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा लिए बैठी रही थी। मैं जानती थी कि उसका गुस्सा बाद में माँ पर ही निकलने वाला था, क्योंकि उसे खुद भी ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। उसका बस नहीं चलता तो वो घर को छोड़कर चली जाती। मेरी भाभी अपनी बहनों को टोकते हुए कहने लगी कि इस घर का यही रिवाज है, इसलिए खामोश रहो। हर इंसान के रहने का तरीका अलग अलग होता है। हमारे घरों में माता पिता बेटे बेटियों का लिहाज करते हैं, मगर ज़रूरी नहीं हर कोई ऐसा ही करे। भाभी अपनी बहनों से कहने लगी कि मेरे ससुर का मेरी सास के बिना गुजारा नहीं होता। भाभी के टोकने का अंदाज भी ऐसा था जैसे वो बेइज्जत कर रही हों। मुझे ऐसी बातों के खूब जवाब आते थे, मगर मैं घर की सबसे छोटी बेटी थी, ज़्यादा किसी से बहस नहीं कर सकती थी, वरना मुझे बदतमीज़ होने का टैग दे दिया जाता। इसलिए मजबूरी में आकर मैं खामोश रह जाती थी। जानती थी कि भाभीयों को जवाब देने का नतीजा ये निकलेगा कि भैया नाराज़ हो जाएंगे। छोटे भैया के कानों में भी ऐसी बातें पड़ती रहती हैं। उनके ससुराल वाले चले गए तो वो अपना गुस्सा उतारने के लिए मुझे डांटने लगे और कहने लगे कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, तुम घर की बातों में मगन रहती हो। माँ पापा को तो कोई होश ही नहीं रहा हमारी परवरिश करके। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन छोटी बेटी को आज़ाद छोड़ दिया है। भैया मुझसे कहने लगे कि आइंदा सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो और घर में मेहमान आए तो उनके साथ घुसकर मत बैठ जाया करो। मैंने डरते डरते भैया से कहा कि भैया, इसमें माँ का क्या कसूर है जो आप सब लोग उन्हें ही बुरा भला कह रहे हो।
इस छोटे से घर में मेहमानों और बच्चों की वजह से जो शोर रहता है, उसकी वजह से कौन सा मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। मेरा पढ़ाई करना दुश्वार हो गया है। मेरी बात पर भैया एकदम किसी सोच में गुम हो गए थे। फिर वो कहने लगे कि मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी के ही हॉस्टल में एडमिशन करवा देता हूँ। अच्छा है कि तुम हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करोगी तो तुम किसी काबिल बन जाओगी, क्योंकि इस घर का माहौल तो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि पढ़ाई करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो गया होगा। मैं हैरान हो गई थी कि अचानक भैया के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया था। मैं तब नहीं जानती थी कि भाभी के घर वालों की उल्टी सीधी बातें सुनकर मेरे भैया शर्मिंदा हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं भी घर में रहकर इस तरह की बातें सुनूं। मेरी बड़ी बहन श्वेता पहले ही अपने रिश्ते की वजह से बहुत परेशान थी। उसकी जल्दी शादी होने वाली थी, इसलिए भैया का ध्यान मुझ पर रहता था। मैं भी जवान हो चुकी थी। भैया ने अपनी कही हुई बात को पूरा कर दिया था और कुछ दिनों में ही मुझे मेरी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही एडमिशन करवा दिया था। माँ ने सुना तो माँ इस बात पर हैरान रह गई थी। माँ ने परेशानी से कहा कि आजकल के हालात ऐसे नहीं रहे कि जवान बेटियों को हॉस्टल में अकेला छोड़ दिया जाए। इस पर भाभी ने जताते हुए माँ को ताना देते हुए कहा कि आजकल तो घर में भी ऐसे हालात नहीं। जवान कुंवारी बेटियों के घर में होते हुए माँ बाप कमरे में बंद हुए रहते हैं। बेहतर यही होगा कि लड़कियों की जल्दी ही शादी कर दी जाए या फिर उन्हें पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेजा जाए। भाभी बड़बड़ाती रहती थी, कहती थी कि सारा दिन हम तीनों के पति अपने माँ बाप की इस हरकत की वजह से शर्मिंदा होते हैं और जब घर में घुसते हैं तो उनके कदम घर में नहीं घुसते। लेकिन पापा को तो यहाँ कोई फिक्र ही नहीं। माँ खामोश हो गई थी। पापा ने सुना तो मुझसे कहने लगे कि ये भी ठीक है, वैसे भी घर में हमेशा हंगामा लगा रहता है, हॉस्टल में तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। पापा की बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी और भैया मुझे कुछ दिनों के बाद ही घर से मेरे हॉस्टल में मुझे और मेरे सामान को छोड़ आए थे। मेरी परेशानी पर भैया ने मुझे भरोसा दिलाया और कहने लगे कि हॉस्टल घर के पास ही तो है, हर हफ्ते तुम घर आ जाया करो, कोई परेशानी नहीं होगी, मगर तुम्हारी पढ़ाई पूरी होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी बेफिक्र हो गई थी। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई सच में बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी, क्योंकि मेरा सारा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर ही था। फालतू बातों से बिल्कुल हट गया था। यहाँ पर कोई शोर शराबा भी नहीं होता था, मगर फिर भी मेरे दिमाग में कभी कभी अपनी माँ और पापा का ख्याल आता तो ना चाहते हुए भी मैं परेशान हो जाती थी। पहले तो मैं फिर भी कभी कभी अपनी बहन श्वेता को गुस्सा करने पर समझा देती थी और उसे रोक लिया करती थी, मगर अब मुझे यकीन था कि श्वेता आते जाते माँ के सर पर सवार रहती होगी। वो दिन रात उन्हें बातें सुनाती होगी। मुझे हर टाइम माँ से यही शिकायत रहती थी कि वो माँ बनकर नहीं दिखाती थी, अपने बच्चों के सर पर नहीं नाचती थी, मगर मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। उनको चाहिए था कि अगर उनके बच्चे उनके खिलाफ कोई बात करें तो वो उनके मुंह पर पलटकर एक थप्पड़ मार दें और उनको यकीन दिलाएं कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि औलाद तभी आपको गलत साबित करने पर तुल जाती है जब आप अपनी औलाद को ज्यादा ही छूट दे देते हो। वो अपनी जिंदगी पापा के साथ अच्छी गुजार रही थी। वो दोनों कोई पाप तो नहीं करते थे, मगर लोगों की बातों पर श्वेता तो खास तौर पर बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लग गई थी। हर दिन नया ड्रामा क्रिएट कर देती थी। पहले हफ्ते में ही मैं असाइनमेंट की वजह से घर नहीं जा पाई थी, मगर अगले हफ्ते जब घर पहुंची तो माँ की तबीयत गिरी गिरी सी महसूस होने लगी थी। वो मुझे काफी कमजोर भी लग रही थी। मैं उनकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गई। माँ से इस बारे में पूछा तो वो बात को टाल गई थी। कहने लगी कि तुम बहुत दिन बाद घर आई हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, मगर मैं ठीक हूँ। माँ मुझे तसल्ली देती रही, लेकिन मुझे अपनी माँ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। मैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। माँ की रंगत भी पीली पड़ गई थी। मैंने अपनी बहन से पूछा तो वो खामोशी से सर झटक कर कहने लगी कि माँ को भला क्या होना है, उनका ध्यान रखने के लिए पापा है ना, वही उनका ध्यान रखेंगे। वैसे भी उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेवजह माँ की फिक्र करके परेशान रहती हो। मुझे अपनी बहन से यही उम्मीद थी। वो ऐसा ही कह सकती थी, क्योंकि वो तो इन दिनों अपने माँ बाप को दुश्मन समझ रही थी। मैं अफसोस से सर हिलाती हुई खामोश हो गई थी। घर में और कोई भी ऐसा मेंबर नहीं था जो माँ पापा की फिक्र करता। भाभी अभी यही कह रही थी। भाभी अभी यही कहती कि हमारा काम तो खाना वगैरह बनाना है और हम उस काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बाकी हमारे सास ससुर तो मज़े से रह रहे हैं, उन्हें तो दुनिया की कोई खैर खबर ही नहीं होती। मुझे यकीन था कि अभी यही कह दिया जाएगा कि पापा खुद संभाल लेंगे। मैंने पापा से पूछा
तो पापा हंसकर कहने लगे, परेशान मत हो बेटी, मैं तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखता हूँ, तुम घर वालों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं था कि पापा माँ का ख्याल रखते होंगे, लेकिन मैं अपनी परेशानी का क्या करती जो माँ को देखकर मेरे लिए बढ़ती चली जा रही थी। मैं माँ के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस महसूस कर रही थी, मगर घर में किसी ने भी माँ पर इतना ध्यान ही नहीं दिया था कि कोई भी उनकी हालत को नोटिस करता। मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरे भाई और बहन माँ की तरफ से इतने लापरवाह हो चुके थे। भाभीियों को तो वैसे भी कोई फिक्र नहीं होती थी। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेटी तो अचानक मुझे माँ का ख्याल आ गया। पापा भी उस टाइम घर पर नहीं थे। मैंने सोचा कि सोने से पहले एक नज़र माँ को उनके कमरे में जाकर देख लूं, क्योंकि मुझे उनकी फिक्र सता रही थी। मैं उनके कमरे में गई तो वो बेखबर बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उनका चेहरा तप रहा था। मैं माँ को पुकारने लगी तो वो अपनी बेहोशी भरी आंखों से मुझे देखने लगी। उनको देखकर मेरी घबराहट बढ़ गई। मैं जल्दी से जाकर भाइयों को बुलाकर लाई। श्वेता भी रूम में ही अपने मोबाइल पर लगी हुई थी और वो मेरे बुलाने पर फौरन ही आ गई। मेरे चलने पर सबने महसूस किया कि माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरे भैया भी फिक्रमंद हो गए। मुझे लगा कि माँ का ब्लड प्रेशर लो हो चुका है, इसलिए उनकी तबीयत ऐसी हो रही है। लेकिन माँ कमज़ोर आवाज़ में हमें बार बार तसल्ली दे रही थी। वो कह रही थी कि मैं ठीक हूँ। माँ हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार नहीं हुई, मगर मैं रोने लगी थी। उस टाइम अचानक पापा भी घर पर आ गए। पापा घर आए तो उन्होंने हमें वो खबर दी जो मेरे बहन भाइयों के सर पर धमाके की तरह फूट गई थी। उस वक्त के बाद से ही घर में खामोशी छाई रहती थी। मुझे अगले दिन हॉस्टल भी जाना था, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने भैया से कहा कि मैं कुछ दिन माँ के साथ रहना चाहती हूँ। वो गुस्से से कहने लगे कि माँ की तो अब ऐसे ही कंडीशन रहेगी, तो क्या तुम अब हर टाइम अपनी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर माँ के साथ ही लगी रहोगी? तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं भैया के गुस्सा करने पर खामोश हो गई और अगले ही दिन हॉस्टल वापस चली गई। मगर पूरा हफ्ता मेरा बेचैनी में गुजरा था। अगले हफ्ते जब मैं घर वापस आई तो श्वेता का बिहेवियर कुछ ज़्यादा ही चिड़चिड़ा हो रहा था। वो किचन में काम करती तो बर्तनों की उठक पटक लगाए रखती थी। भाभी कहती कि जब तक नौकरी पर रहती है सुकून रहता है, घर आते ही हम लोगों का दिमाग खराब कर देती है। मैंने श्वेता से उसकी इस हरकत की वजह पूछने की कोशिश की तो वो मुझसे लड़ पड़ी। कहने लगी कि मुझसे कोई बात मत करो, मेरा पहले ही काफ़ी दिमाग खराब हो रहा है। मुझे लगा कि श्वेता को अभी तक माँ वाली बात ही बुरी लगी हुई है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी कि वो किसी और परेशानी का शिकार हो रही है। तभी अचानक वो अपना मोबाइल लेकर घर के किसी कोने में चोरी चुपके किसी से बात कर रही होती, तो कभी किसी से किचन में खड़े होकर बात कर रही होती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे श्वेता कभी कभी रो रही होती थी। न जाने वो किस बात पर परेशान थी। मैं उससे पूछना चाहती थी, मगर मेरी बहन श्वेता की मेरे साथ इतनी गहरी दोस्ती कभी नहीं रही थी कि वो मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करे। वो तो मोटी सी लड़की थी, अगर उसका मन होता तो वो मुझे हर बात बता देती थी, और अगर उसका मन नहीं करता तो सवाल करने पर भी मुझे कुछ नहीं बताती थी। भाभीियों ने मुझे बताया था कि मेरी बहनें भी फ़ोन करके शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी कि इस उम्र में माँ और पापा को क्या सूझी थी। किसी ने भी माँ और पापा को बधाइयाँ नहीं दी थीं, बल्कि सब बच्चे एक ही बात पर जोर दे रहे थे कि ये सब कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि इस उम्र में उनके माता पिता बच्चे पैदा कर रहे हैं। हमारे घर में सब लोग ही परेशान थे। मेरी तीसरे नंबर वाली भाभी की शादी को अभी 1.5 साल हुआ था और मेरे छोटे भैया इस बात से परेशान थे कि अगर उनके ससुराल वालों को इस बारे में पता चल गया तो वो भी उनकी मजाक बनाएंगे। वो अपने ससुराल जाएंगे तो उन लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरा ख्याल था कि शायद श्वेता भी ऐसे ही किसी मुश्किल का शिकार थी। जिस दिन मुझे हॉस्टल वापस जाना था उसी दिन श्वेता ने अचानक जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो घर में लड़ने झगड़ने लगी। उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था और रोते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन का सारा राज खोल दिया था। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक साबित हुआ था। श्वेता की भी यही परेशानी थी। उसका फियांसे उसे दिन रात कॉल्स करके यही बातें दोहरा रहा था कि वो अपनी शादी पर तमाशा बनने से डरता है। उसने अपने घर वालों से भी ये बात छुपा ली है, सब सुनेंगे तो क्या कहेंगे वगैरह वगैरह। पापा श्वेता को डांटने लगे तो श्वेता लगातार उनको जवाब देने लगी। चीख चीख कर कहने लगी कि मेरी मंगनी टूट गई, मेरा रिश्ता खत्म हो गया, तो किसका कसूर होगा? आपको तो अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। ये उम्र बेटियों की शादी करने की है, आपको हमारी कोई परवाह नहीं है।
मैं परेशानी से अपना सर पकड़कर बैठ गई थी। इतनी छोटी सी बात पर मेरा पूरा घर एक अजीब से तनाव का शिकार हो गया था। मुझे माँ की बहुत फिक्र होती थी, मगर अब तो मुझे घर में रहने की भी परमिशन नहीं मिलती थी। अपने ही घर में रहने के लिए मैं अपने भैया की रिक्वेस्ट करती रह जाती थी, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। वो तो मुझे जल्द से जल्द हॉस्टल जाने के लिए कहते थे और चाहते थे कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँ। मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ की खुद सेवा करूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए था। उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत थी। श्वेता तो जिस मुश्किल से गुजर रही थी वो कभी माँ की देखभाल नहीं करती, मगर मेरे भैया का एक अलग ही जवाब होता था, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, घर के इन बेवजह के मैटर से खुद को दूर रखो तो अच्छा होगा। मैं अपने भैया को ये बात कहते कहते रह जाती थी कि ये मेरा घर भी है और वो मेरे माता पिता हैं। मेरी माँ की अगर उन्हें कोई परवाह नहीं थी तो मुझे परवाह है। मैं उनका ख्याल रख सकती थी, मैं जिद नहीं कर सकती थी। पहले ही माँ पापा मुश्किल का शिकार थे। मैं जानती थी कि अगर मैं कोई जवाब देती तो उसका इल्ज़ाम भी मेरी माँ पर ही आ जाता कि वो दोनों लापरवाह हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहे और अपनी बेटी को अच्छे तरीके से परवरिश नहीं की। मैं चुपचाप सामान पैक करके हॉस्टल चली आई। हॉस्टल के कमरे में छुपकर मैं कितनी देर तक माँ के लिए रोती रही थी। मेरा दिल दुखी हो रहा था। इन दिनों तो मेरी माँ को खुश रहने की ज़रूरत थी, मगर मेरे भाई बहन शोर मचाए रहते थे। मुझे लगता था कि टाइम गुजरने के साथ साथ भैया और श्वेता भी इस मामले को भूल जाएंगे। मगर मैं हॉस्टल से अगली बार जब घर गई तो ये जानकर मुझे झटका लगा कि मेरे तीनों भैया अपने लिए अलग घर ढूंढ रहे थे। भाभीियों ने उनका जीना दुश्वार कर दिया था। बड़ी भाभी कहने लगी कि हम अपने बच्चों की परवरिश करेंगे या इस उम्र में सास ससुर की सेवा के साथ साथ उनके बच्चों की भी देखभाल करें। अगर घर का माहौल यही रहा तो हमारे बच्चों पर इन बातों का क्या असर होगा। श्वेता का फियांसे भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था और बिगड़ा हुआ रहने लगा था। मैं तो ये सब कुछ देखकर हक्का बक्का रह गई थी। हमारे समाज में शादीशुदा बच्चों की मां का प्रेग्नेंट होना इतना बड़ा जुर्म बन चुका था कि किसी ने भी ये ख्याल नहीं किया। भगवान ने इसमें कोई पाबंदी नहीं रखी थी। माँ अगर माँ बन रही थी तो इसमें भगवान की मर्जी शामिल थी, वरना मैंने कई जवान शादीशुदा कपल्स को भी औलाद के लिए तरसते हुए देखा है और मेरी माँ की इस उम्र में भी औलाद पैदा हो रही थी। ये सब तो भगवान के हाथ में था। वो जब चाहे जिसे चाहे औलाद दे सकता है। मेरी माँ अब फिर से माँ बन रही थी तो इसमें गलत ही क्या था। क्या हमारे वक्त में वो माँ नहीं बनी थी? मेरे भाइयों को शायद अलग होने का बहाना चाहिए था। वो लोग घर से चले गए थे। मेरी माँ बिना कुछ किए ही बहुत शर्मिंदा हो रही थी। पापा हर टाइम माँ को बोलते कि तुम खुश रहा करो, इन सब को इग्नोर किया करो, देख लेना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर श्वेता भी अपने फियांसे की वजह से हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती थी। मैं हॉस्टल छोड़कर घर आ गई थी ताकि अपनी माँ की सेवा कर सकूं और मेरी बहन पर भी काम का ज्यादा बोझ ना रहे, क्योंकि वो नौकरी भी करती थी। मैं घर का माहौल बेहतर करने की कोशिश करती रही, मगर हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि घर के माहौल का मज़ा ही खराब हो जाता था। इन दिनों माँ कुछ बेहतर होने लगी थी। पापा ने बहाने से श्वेता की शादी की डेट आगे कर दी थी। कुछ महीने बाद मेरी माँ ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। हमारा प्यारा सा भाई इस दुनिया में आ चुका था। मैं छोटे भाई को देखकर बहुत खुश हुई थी। वो बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल किसी गुड्डे की तरह लग रहा था। बड़े भैया घर आए तो ज़रूर थे, मगर फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए थे। मुझे अब किसी की भी कोई फिक्र नहीं थी। जब से मेरी दोस्तों ने मेरे पेरेंट्स का मजाक उड़ाया था, मैंने उन लोगों से भी दोस्ती ख़त्म कर दी थी। अभी श्वेता का गुस्सा कम नहीं हुआ था कि उसके फियांसे को हमारे यहाँ बेटा पैदा होने की खबर मिल गई। उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उसने श्वेता से कहा कि तुम्हारे माता पिता के रंग ढंग मुझे पसंद नहीं आए। अजीब फैमिली है तुम्हारे पेरेंट्स तो बच्चों के भी बच्चे हो रहे हैं। कितनी बुरी बात है कि तुम्हारे पेरेंट्स के इस उम्र में आकर बच्चे हो रहे हैं। श्वेता शर्मिंदगी की वजह से उससे कुछ नहीं कह पा रही थी। पापा बहुत परेशान थे। मैं एक दिन श्वेता के आगे हाथ जोड़ने लगी और उसके आगे रो पड़ी कि मेरी वजह से तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया, ये मेरी गलती थी। श्वेता माँ के गले से लगकर खूब रोने लगी। कहने लगी, माँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, गलत तो हम थे। मैं उस इंसान के लिए आपको दुखी करती रही जिसने एक ही झटके में 2 साल का रिश्ता ख़त्म कर दिया, और एक आप हो, मेरे इतनी बदतमीजी करने पर भी मुझे गले से लगा रही हो। वो माँ से प्यार करने लगी।
मैंने भगवान को धन्यवाद कहा कि देर से ही सही मगर श्वेता को अकल तो आ गई थी। मैं सारा दिन छोटे भाई को गोद में उठाए रखती थी। मेरे पापा बहुत खुश होते थे, कहते थे कि हमारे बुढ़ापे का यही सहारा बनेगा। बड़े बेटे तो बेवफा निकले। माता पिता अपनी औलाद को मुश्किल वक्त में ही देखते हैं कि उसकी कौन सी औलाद उसका साथ दे सकती है और कौन सी औलाद उसका साथ छोड़ सकती है। और ऐसा वक्त मेरे माता पिता पर गुजरा था जिस पर मेरे तीनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर अलग हो गए थे। उन्होंने बिना किसी जुर्म के ही मेरे माता पिता को सजा दे दी थी। पापा को भाइयों का इस तरह से घर छोड़कर चले जाना दुखी करता रहा। फिर एक दिन पापा को श्वेता के लिए बहुत अच्छा रिश्ता भी मिल गया। ये रिश्ता उसके पुराने वाले रिश्ते से कई गुना ज्यादा अच्छा था। उसके ससुराल वाले बहुत सुलझे और पढ़े लिखे लोग थे। कुछ महीनों बाद ही श्वेता की भी शादी कर दी गई। बड़े भैया हमारे घर तो आते थे लेकिन छोटे भाई को प्यार नहीं करते थे क्योंकि उसको प्यार करने की उन्हें हिम्मत ही नहीं होती थी। वो छोटा तो था लेकिन था तो उनका ही भाई। और मैं उनके इस घमंड को देखकर ये सोचती रह जाती हूँ कि आखिर क्यों हमारे लिए दुनिया के उसूल ज़रूरी हैं। क्या भगवान के उसूल हम लोग भूल चुके हैं? लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि भगवान की नज़र में मेरे माता पिता गलत नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो उनको इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये तोहफा दिया था। मेरी बहन की तो शादी हो गई है लेकिन मैं अब उसकी जगह जॉब करने लगी हूँ और पापा भी काम करते हैं। इस तरह से हमारा घर चल रहा है। मेरी माँ भी अब बहुत खुश रहने लगी है क्योंकि अब उन्होंने भी अपने बेवफा बच्चों की फिक्र करना छोड़ दिया है और अब उन्होंने जिंदगी की नई शुरुआत अपने छोटे बेटे के साथ की है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।